हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है बाल विकास पर। बाल विकास में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं लर्निंग के बारे में, यानी कि अधिगम के बारे में। कल हमने चर्चा की थी कि अधिगम क्या होता है, अधिगम की क्या विशेषताएं होती हैं, अधिगम की कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा किया था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि अधिगम का वक्र क्या होता है, जिसमें हमने 4 तरह के अधिगम के वक्र के बारे में बात किया था। साथ ही साथ हमने अधिगम के स्थानांतरण की भी बात की थी, जिसमें हमने दिशाओं के आधार पर भी देखा था कि 5 प्रकार के अधिगम के स्थानांतरण होते हैं। तो कल हमारी बस यहीं तक चर्चा हुई थी। अब उसके आगे आज हमें क्या चर्चा करना है? तो आज हमें बात करना है अधिगम के सिद्धांत के। अधिगम के सिद्धांत कौन-कौन से होते हैं? हमें इसके बारे में बात करना है। यानी कि सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं? इनके बारे में हमें समझने की आवश्यकता है। तो आज हम देखेंगे कि सीखने के कौन-कौन से सिद्धांत हैं। सबसे पहले जो ये सीखने का सिद्धांत है, हम ये समझते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो जो सीखने का सिद्धांत है, हमने इसे मुख्य रूप से 2 वर्गों में बाँटा है। एक था व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा था संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों को अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस वर्ग के सिद्धांत वस्तुतः सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच संबंध या बंधन बनाने के रूप में स्पष्ट करते हैं। तो जो हमें ये सिद्धांत देखने हैं, इसमें सबसे पहले हम एक ग्राफ समझते हैं, यानी कि ग्राफ क्या, एक छोटे से चार्ट के माध्यम से थोड़ा-सा हम समझने की कोशिश करते हैं, शायद चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएँ। तो जो सीखने का सिद्धांत है, सीखने का सिद्धांत इसमें आप क्या देखते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत क्या है? तो जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, ये 2 तरह का होता है। कौन-कौन सा? एक तो होता है पुनर्वलन का सिद्धांत और दूसरा होता है अपुनर्वलन का सिद्धांत। इम्पोर्टेंट क्या है? तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया था, उसमें कौन-कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं? इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है, ठीक? बाकी तो आपने सबकी कहानियाँ पढ़ रखी है, सबके किस्से सुन रखे हैं, चाहे वो पियाजे हों या फिर ब्रूनर हों, बेंडूरा हों या फिर ये आपके स्किनर महोदय हों, सबकी कहानियाँ आपने पढ़ रखी हैं। लेकिन ध्यान यहाँ पर आपको क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि पुनर्बलन सिद्धांत के अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं? तो पुनर्बलन सिद्धांत में आते हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल और मिलर। दूसरा है अपुनर्बलन, तो अपुनर्बलन में आते हैं वाटसन, गुथरी, एस्टस आदि आते हैं, ठीक? वहीं अगर हम बात करें शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत की, तो शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत में वर्दीमर हो गए, कोहलर हो गए, कोफ्ता हो गए, पियाजे हो गए, टॉलमैन हो गए। ये लोग किस में आते हैं? तो ये लोग आते हैं शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम बात करें आधुनिक संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं? तो आधुनिक जो संज्ञानात्मक विकास है, इसके अंतर्गत आते हैं ईसाबेल आते हैं, ब्रूनर आते हैं, वेंडूरा आते हैं, वाल्स आते हैं, विंड्रा आते हैं। ये सारे लोग किस में आते हैं? तो ये सारे के सारे लोग आते हैं आधुनिक संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। ये तो हमने एक छोटा-सा वर्गीकरण देख लिया। अब हम थोड़ा-सा समझते हैं कि जो थॉर्नडाइक महोदय हैं, इन्होंने सीखने का क्या सिद्धांत दिया, ठीक?
तो हम इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा-सा। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम क्या थे? थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम क्या थे? तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को आप संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत था, उसे आप और किस-किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले तो आपके लिए इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि जो थॉर्नडाइक ने नियम दिया था या जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत थे, उसे हम किस-किस नाम से जानते हैं? तो सबसे पहला आता है इसमें संबंधवाद का सिद्धांत। क्या आता है? संबंधवाद का सिद्धांत। दूसरा आता है हर्ष और दुःख का सिद्धांत। तीसरा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। चौथा है त्रुटि व प्रयास का सिद्धांत। पाँचवा है एसआर थ्योरी। छठा है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। सातवां है सिद्धांतवाद का सिद्धांत। ये आपके अलग-अलग सिद्धांत नहीं हैं, ये एक ही सिद्धांत है, उसी सिद्धांत के अन्य नाम हैं। यानी कि थॉर्नडाइक के सिद्धांतों को इतने नामों से जाना जाता है। ये जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, ये सिद्धांत इनके नाम ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं एग्ज़ाम में। ये जो सिद्धांत के नाम हैं, ये नाम ही हमारे लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं, तो हमें इनके नामों को ध्यान रखना ज़रूरी है। वैसे आपको पता है कि इन्होंने जो प्रयोग किया था, वैसे हमने यहाँ पर प्रयोग नहीं नोट डाउन किया है, तो थॉर्नडाइक महोदय ने क्या प्रयोग किया था? इन्होंने कुत्ते, बिल्ली, मुर्गी इन सब पर प्रयोग किया था। लेकिन बिल्ली पर इनका जो प्रयोग किया गया, वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया। थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक बिल्ली को एक पिंजरे में रख दिया। रखकर इन्होंने प्रयोग किया, इसीलिए इसको आप पहेली पेटिका भी कहते हैं। जो इन्होंने बिल्ली को पिंजरे में कैद करके रखा, इसीलिए इसको पिंजरा क्या कहते हैं इसको? इसीलिए इसको पहेली पेटी भी कहते हैं। तो इन्होंने प्रयोग किया इस प्रकार पिंजरे को बनाया कि उसमें एक डोरी लगा दी और एक बटन के दबाने से पिंजरे का ताकि वो दरवाज़ा खुल जाए। और जैसे ये इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने बना दिया पिंजरा। अब मुझे बिल्ली तो बनानी नहीं आती है, तो इन्होंने ये बनाई और इसके अंदर में रख दिया बिल्ली को। यहाँ कहीं पर एक लीवर बना दिया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बटन लगा दिया। अब जैसे ही बटन दबेगा, ये दरवाज़ा खुलेगा और यहाँ पर रख दिया मछली यानी कि बिल्ली का भोजन रख दिया। तो इन्होंने पिंजरे के बाहर एक मछली रख दी यानी कि मछली किसका? बिल्ली का भोजन था। और भूखी थी बिल्ली, उसको पिंजरे में रख दिया। तो वह मछली को देखकर उसको पाने का प्रयास करने लगी। बिल्ली जो है क्या करने लगी, वो बिल्ली अब उस भोजन को यानी को बिल्ली जो थी वो मछली को खाने के लिए प्रयास करने लगी। वो उसमें इतना प्रयास कर रही थी कि ताकि वो जो भोजन है वो उसे पा ले। बाहर निकलने के प्रयास में बिल्ली ने कई बार व्यवहार किया जैसे मतलब वो उछली कूदी, पंजे मारी, इधर-उधर घूमी, झपट्टा मारी, मतलब किसी भी तरह से वो पिंजरा खुल जाए। इस उछल-कूद में अचानक किसी तरह से बिल्ली का जो पंजा था, उस डोरी पर पड़ गया और पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया। तो बिल्ली बाहर निकली, बाहर आई और उसने अपना भोजन ले लिया। तो जो थॉर्नडाइक महोदय थे उन्होंने बिल्ली को फिर से बंद कर दिया। तो बिल्ली जो है फिर से उछल-कूद की। उसको और थोड़ा-सा जल्दी जो है उसका डोरी पर पैर पड़ गया। तो फिर से दरवाज़ा खुल गया, फिर से मतलब वो बाहर आ गई। तो इस तरह से जो थॉर्नडाइक महोदय थे उन्होंने बार-बार ये क्रिया की। तो जितनी बार वो क्रिया करते थे, बिल्ली को समय लगता था वो उसकी समय सीमा कम होने लगी। बिल्ली मतलब पहले से जैसे स्टार्टिंग में उसने आधा घंटा लगाया,
फिर उसने 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट कुछ इस तरह से उसका टाइम पीरियड कम होता गया। यानी कि जो बिल्ली थी वो सीखने लगी, वो अपनी गलतियों को सुधारने लगी और सीखने लगी। तो उसकी त्रुटियाँ जैसे-जैसे कम होती गई, बिल्ली वैसे-वैसे सीखती गई, ठीक? तो उन्होंने बिल्ली पर परीक्षण किया था। बाकी हमें ये कहानी नहीं पूछी जाएगी, बस हमने ऐसे ही रिकॉल कर लिया। हमें समझना ये है कि जो सीखने का नियम था उसमें थॉर्नडाइक महोदय ने कुछ नियम बताए थे। उन्होंने सीखने के प्रमुख रूप से 2 नियम दिए थे। एक था मुख्य नियम और एक था गॉड नियम। तो जो उन्होंने सीखने का मुख्य नियम दिया था, मुख्य नियम 3 थे। कौन-कौन से? तो पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम और तीसरा था प्रभाव का नियम। आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है? ज़्यादातर इनके जो सिद्धांत हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। प्रमुख नियम कौन-सा था? गॉड नियम कौन-सा था? ध्यान रखिएगा। तो तत्परता का नियम क्या था इनका? इन्होंने मुख्य नियम में बताया तत्परता का नियम। तो तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि सीखने के लिए ये आवश्यक है कि सीखने वाला सीखने के लिए तैयार हो, तत्पर हो। जब सीखने वाले के सामने कोई समस्या होती है और वो उसे हल करने के लिए प्रयत्न करता है, तो हम कहते हैं कि वो सीखने के लिए तत्पर है। ठीक? ऐसा ही तो होता है। जब तक मनुष्य के लिए तत्पर नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए, अगर कोई भी चीज़ उसे सीखना है, उसके लिए वो तत्पर नहीं होगा, तब तक ना वे स्वयं सीख पाता है और ना ही कोई उसे सिखा पाता है। जैसे अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, मैं कुछ भी कर लूँ, अगर आपके अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो आप पढ़ेंगे नहीं, आप सीखेंगे नहीं। लेकिन अगर आपको आवश्यकता है, आपको ज़रूरत है तो आप यहीं से सीख लेंगे। अदरवाइज़ बहाने तो बहुत हैं कि हमें यूट्यूब पर चीज़ें नहीं मिलती हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, हमें पैसे नहीं हैं कि हम पेड कोर्स ले सकें। तो बहाने तमाम हैं, लेकिन अगर जिसे पढ़ना है उसे यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। खोजना पड़ता है, बस थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है। तो आवश्यक ये है कि सबसे पहले विद्यार्थी को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, उसके अंदर तत्परता लाई जाए। तत्परता ध्यान केंद्रित करने की सहायता देता है और विद्यार्थी किसी भी कार्य को जल्दी सीख लेता है, उन्हें सीखने में संतोष मिलता है। सीखने के लिए तत्पर नहीं होने पर सीखने की जो क्रिया है वो आपको संतोष नहीं दे सकती है। वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, वो आपको पसंद नहीं आई है, नहीं आएगी। तो व्यक्ति कब संतोष प्राप्त करता है और कब उसे असंतोष होता है, इसके लिए जो थॉर्नडाइक महोदय थे उन्होंने 3 परिस्थितियाँ बताई। पहली बताई कि जब व्यक्ति कार्य के लिए तत्पर होता है तो उसे कार्य दिया जाता है, तो उससे उसे संतोष मिलता है। दूसरा इन्होंने बताया कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है और उसे कार्य नहीं दिया जाता है, तो उससे उसे असंतोष मिलता है। तीसरी बात इन्होंने बताई कि जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर नहीं है और उसे कार्य करने के लिए दिया जा रहा है, तो भी व्यक्ति संतोष नहीं होता है। ठीक? दूसरा नियम इन्होंने बताया अभ्यास का। हम सब इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि अगर हम किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करते हैं, तो हमें चीज़ें सीख नहीं पाते हैं। जैसे अगर सीखने की क्रिया की आवृत्ति होती है, उसके दोहराने के अवसर नहीं मिलते, उसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो कुछ दिन बाद चीज़ें हम भूल जाते हैं। इसीलिए इसे प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं, यानी कि आप प्रयोग-अनुप्रयोग करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। बालक को जो कुछ सिखाया जाए, उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए, समय-समय पर उसका उपयोग किया जाए। अच्छा चलिए ये बताइए कि जैसे अभी तो आप लोग होम साइंस पढ़ रहे हैं। क्या आपने हम ये मान के चल रहे हैं कि
हाई स्कूल तक तो सबका रहता ही है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने हाई स्कूल में जो फ़ॉर्मूले वग़ैरह थे, आपने अच्छे याद किए थे, आपको सारे फ़ॉर्मूले याद थे। लेकिन आपने हाई स्कूल के बाद छोड़ दिया। तो आपने कभी उसका प्रयोग नहीं किया, आपने कभी उसको पढ़ा नहीं, तो क्या वो चीज़ें आपको अभी भी याद हैं? या कोई भी कार्य ले लीजिए, आप फ़ॉर्मूला छोड़ दीजिए, कोई भी कार्य ले लीजिए, घर का ही है, आप मानते हैं कि 1 आध साल खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर आपको अचानक से खाना बनाना पड़ता है, तो क्या आप उतना ही अच्छे से बना लेते हैं? कोई भी कार्य हो तो उसके लिए अभ्यास ज़रूरी होता है। जैसे अभी आप हैं, आपने 10 दिन पढ़ाई छोड़ दीजिए, तो आप जब 11वें दिन पढ़ेंगे तो आपको डिफ़रेंस देखने को मिलेगा। तो व्यक्ति को अभ्यास करना ज़रूरी होता है। ठीक? अब मुख्य नियम में ही इन्होंने तीसरा नियम जो बताया, वो बताया प्रभाव का नियम। इन्होंने ये स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की क्रिया के परिणाम से व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है, तो वह उस क्रिया को बार-बार करता है और उसे सीखता जाता है। लेकिन अगर उसे उससे कोई संतोष नहीं मिलता है, उससे उसे कोई लाभ नहीं मिलता है, तो वो उसे पुनः नहीं करना चाहता है। पुनः नहीं करता और परिणाम स्वरूप उसे सीख नहीं पाता है। आप ही हैं, अगर कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे आपने कोई नई रेसिपी ट्राई की, अगर आपसे बना, थोड़ा बहुत अच्छा बना, तो आपने दोबारा बनाया और अच्छा बना, आपने फिर से बनाया और अच्छा बना, आपने फिर से बनाया और एक दिन ऐसा था कि जब आपने एकदम मस्त से बना दिया। वहीं अगर हम बात करें कि आपने कोई रेसिपी बनाई, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने दोबारा बनाया, उससे भी खराब बन गया, तिबारा बनाया, उससे भी खराब बन गया, तो आप बनाएँगे ही नहीं। यानी कि आप जब कोई कार्य करते हैं, तो उसके परिणाम से अगर आपको संतोष मिलता है, तभी हम उस कार्य को करते हैं और उसे सीख पाते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस नियम की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रभाव के नियम में किसी उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध प्रभाव के आधार पर मजबूत और कमजोर होता है। जब संबंध ऐसा होता है कि उससे बालक का संतोषजनक प्रभाव पड़ता है, तो इससे संबंध की शक्ति में दृश्यता आती है, दृढ़ता आती है, और जब उनका संबंध असंतोषजनक प्रभाव देता है, तो तो उनका जो संबंध होता है उसकी शक्ति में निर्बलता देखने को मिलती है। ठीक? तो इन्होंने जो तीनों प्रमुख नियम बताए, वो बताया तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये आपसे काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगली अगर हम बात करें, तो थॉर्नडाइक महोदय ने जो गॉड नियम दिए थे, ज़रा उन पर भी बात कर लेते हैं। तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया जो दूसरा था गॉड नियम था, उसमें उन्होंने 5 नियमों की बात की। सबसे पहला उन्होंने बताया अभिवृत्ति अथवा मनोवृत्ति का नियम। अभिवृत्ति और मनोवृत्ति, तो इसमें इन्होंने बताया कि अगर अगर सिखाई जाने वाली सामग्री और सीखने वाले की अभिवृत्ति सकारात्मक है, मतलब कि उसकी जो मनोवृत्ति है उसके अनुकूल होती है, तो वो जल्दी सीखता है। ये आवश्यक है कि सिखाए जाने वाली सामग्री सीखने वाले व्यक्ति की अभिवृत्ति के अनुकूल होना चाहिए, या फिर जैसे सामग्री के प्रति उसकी जो अभिवृत्ति है वो जागृत होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो जब आपके अनुकूल होती है, आपकी जैसे कोई भी परिस्थिति है, अगर वो आपके अनुकूल है, तो उसमें आप समायोजन आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई परिस्थिति आपके प्रतिकूल हो जाती है, तो उसमें समायोजन करना बहुत कठिन होता है। तो वैसे ही जो ये सीखने की सामग्री है, अगर सीखने वाले के या परिस्थिति है, सीखने वाले के उसकी जो अभिवृत्ति है, उस पे सकारात्मक होती है या फिर उसके अनुकूल होती है, तो व्यक्ति चीज़ों को जल्दी सीखता है। दूसरा है बहुअभिक्रिया का नियम।
थॉर्नडाइक ने बताया कि जब मनुष्य के सामने कोई समस्या उपस्थित होती है, तो वह उसके समाधान के लिए अनेक प्रयत्न करता है और अंत में जिस प्रयत्न से उसे सफलता मिलती है, उसी का चुनाव वो करता है और यही अधिगम भी कहलाता है। क्या होता है कि जैसे व्यक्ति के सामने कोई समस्या उपस्थित हुई, तो उसके समाधान के लिए वो तमाम प्रकार के प्रयत्न करता है। अब उस प्रयत्न में जिस चीज़ से उसको सफलता मिलती है, उसी का तो चुनाव करेगा और यही उसका अधिगम कहलाता है। तो ये आवश्यक है कि सीखने वालों को समस्या के अनेक समाधान सोचने और फिर उनमें से सही जो विकल्प है उसका चुनाव वो करें, इसका अवसर उनको दिया जाना चाहिए। अगली बात इन्होंने की, अगला नियम जो दिया वो बताया कि आंशिक क्रिया का नियम। इसमें उन्होंने बताया कि यदि समस्या के भागों मतलब समस्या को भागों में विभक्त कर एक-एक भाग का समाधान हम खोजें, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी आसानी से उसका समाधान कर सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी समस्या है, तो हमें उस समस्या को छोटे-छोटे टुकड़ों में यानी कि आंशिक क्रियाओं पर कार्य करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम संपूर्ण समस्या का समाधान कैसे करें। जब आप थोड़ी-थोड़ी जैसे ये अब एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लें, जैसे आपके कमरे में है बहुत सारे सामान बिखरे हैं। अब आप सोच-सोच कर ही परेशान हो जाइए कि हम इस सामान को कैसे हटाएँ, हम कैसे इसको व्यवस्थित करें। परेशान होने से कुछ होगा? नहीं। तो आपको करना क्या होगा, आपको जो सामान कमरे में बिखरे हुए हैं, उसमें से थोड़े-थोड़े सामान को हटाकर इ अपने-अपने स्थान पर रख देना है। लास्ट में आप देखेंगे आपका कमरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो आंशिक क्रिया का नियम यही होता है कि अगर कोई बड़ी-सी समस्या है, तो उसको आप छोटे-छोटे उसके समाधान खोजें, तो बड़ी समस्या का जो समाधान है वो आसानी से हो जाएगा। सीखने वाले हम अक्सर अक्सर समस्या के कुछ मुख्य तत्वों को छाँट लेते हैं और उन्हें अपनी उन क्रियाओं के आधार पर बनाकर समस्या का समाधान करते हैं और यह सीखने की स्वाभाविक विधि होती है कि आप चीज़ों को संपूर्ण नहीं आंशिक रूप से थोड़ा-थोड़ा करके ग्रहण करें। विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी को छोटे-छोटे टुकड़ों में समझाया जाना चाहिए। जैसे अगर कोई बच्चा है, क्या एक छोटे से बच्चे को आप 4-5 अंक का जोड़ दे देंगे एक साथ? नहीं, पहले आप उसे 1-1 अंक का देंगे, फिर 2-2 का, फिर 3-3 का, लास्ट में वो बड़े से बड़ा भी कर लेगा। तो चीज़ों को आंशिक रूप से, आंशिक क्रिया का नियम इन्होंने दिया और बताया कि आंशिक रूप से सीखना चाहिए। चौथी बात इन्होंने की सदृशीकरण की। सदृशीकरण का नियम क्या है? तो इन्होंने बताया कि जब किसी व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या उपस्थित होती है, तो वो उससे पूर्व उसी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए किए गए जो उसके प्रयास होते हैं, उनको याद करता है, उनसे तुलना करता है और फिर उस समस्या का समाधान करता है। यानी कि जैसे आपके साथ कोई अभी प्रॉब्लम्स हुई, आप कहीं मुसीबत में पड़े, तो आप क्या सोचेंगे? इससे पहले जब हम प्रॉब्लम में इस तरह के प्रॉब्लम में पड़े थे, तो हम उससे बाहर कैसे निकले थे? तो यही होता है सादृश्यीकरण करना, ठीक? लास्ट वाला है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम, तो इन्होंने 5वां जो गॉड नियम दिया था उसमें था साहचर्य का नियम। इसमें एक बिल्ली के सामने थोड़ी ऊंचाई पर मछली टांग दी और बिल्ली को स्टैंड अप कहकर पिछले 2 पैरों पर खड़े होने की ट्रेनिंग दे दी। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि बिल्ली केवल स्टैंड अप कहने पर ही खड़ी हो जा रही थी। पहली स्थिति में मछली उद्दीपक थी और बिल्ली के पिछले दोनों पैरों पर खड़ा होना इस उद्दीपक के प्रति बिल्ली की अनक्रिया थी। बाद में कुछ नहीं था, बाद में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब व्यक्ति बोलता स्टैंड अप, बिल्ली अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती थी। तो ये क्या किया? ये उसने सीखा, ठीक? तो थॉर्नडाइक ने
कितने नियम दिए? तो थॉर्नडाइक ने मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे और गौड़ नियमों में इन्होंने 5 नियम की बात की थी, जिसको हमने समझ लिया है और ये हैं थॉर्नडाइक के नियम, ठीक? अब हमें क्या देखने हैं? अब हम एक नियम पर और चर्चा करेंगे। बाकी ये पावलोव हो गए, स्किनर हो गए, बेंड्यूरा हो गए, इन सब के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। यानी कि हम पढ़ चुके हैं, तो हम इनको क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। हमने इनकी थ्योरी की क्लास नहीं की है, लेकिन हम इनको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक? यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट कुछ आपके 1-2 और बच रहे हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत की। पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत क्या है? किसने दिया है? थोड़ा-सा हम इस पर बात करेंगे। ये बहुत लंबा नहीं है, बस इसमें आपको 5 पॉइंट समझने हैं। 5 स्तर दिए थे इन्होंने, उन्हीं 5 स्तरों को आपको ध्यान रख लेना है, बस बाकी इसमें और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको ये जो पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत है, ये दिया किसने? तो ब्रोनफ्रेंड ब्रेनर ने दिया था, ठीक? इनका पूरा नाम यूरी विरेनफ्रेंड ब्रेनर है, ठीक? तो इन्होंने क्या दिया? इन्होंने पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत का सिद्धांत दिया, यानी कि इन्होंने बताया कि ये एक व्यापक शब्द है। इसका प्रयोग किसने किया? तो वही ब्रूफेन ब्रेनर ने किया था, ठीक? इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे, उसमें इन्होंने 5 पद्धति की बात की, यानी कि 5 सिस्टम की बात की। थोड़ा-सा हमने एक आप इसके माध्यम से थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए। एक ये तो इन्होंने इसमें आप इस सिस्टम को देख सकते हैं, बाकी इसके बारे में हमने अभी डिटेल में चर्चा की है, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये क्या है, ठीक? सबसे पहले आप देखेंगे इंडिविजुअल, फिर क्या है? माइक्रो है, फिर उसके बाद मेसो है, एक्सो है, फिर माइक्रो है, ठीक? तो इन्हीं के बारे में हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं कि ये किस-किस स्तर पर कौन-कौन आता है, ठीक? ये अगर आप इसे चार्ट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप बाद में इसे बना सकते हैं, ठीक? अब चलिए हम देखते हैं, हम चर्चा करेंगे इन्हीं पाँचों के बारे में। इसे 5 प्रणाली इन्होंने दी थी या फिर इन्होंने 5 सिस्टम की बात की थी। वो कौन-कौन से हैं इनके सिद्धांत में, उन्हीं पाँचों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक? इन्होंने अपने सिद्धांत में 5 सिस्टम की बात की थी। अब वो 5 सिस्टम हैं कौन-कौन से? तो सबसे पहले इन्होंने बताया माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम यानी कि जो ये आपने रिंग देखा, इसमें जो सबसे अंदर का, सबसे निचला या फिर जो सबसे अंदर का था, वो था माइक्रो सिस्टम। अगर हम इसको क्रम से लगाएँ तो ये नीचे से ऐसे बनता जाएगा, ठीक? सबसे नीचे से ये पहला होगा माइक्रो सिस्टम। अब इस माइक्रो सिस्टम में बात क्या की थी? तो माइक्रो सिस्टम क्या है? तो माइक्रो सिस्टम उन संस्थाओं और समूह को संदर्भित करता है, जो बच्चे के विकास पर सबसे तत्काल और सीधे प्रभाव डालते हैं। कौन? इसमें क्या शामिल है? तो इसमें परिवार, स्कूल, भाई-बहन, पास-पड़ोस, सहकर्मी, ये सारे लोग आते हैं। मतलब जो ये आपका जो सबसे निचला स्तर है, यानी कि सबसे पहला स्तर है, इसमें इन्होंने उन संस्थाओं को रखा, जो बच्चे के विकास पर बिल्कुल डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं। आपको पता है कि बच्चे के विकास पर परिवार हो गया, स्कूल हो गया, भाई-बहन हो गए, पास-पड़ोस हो गया, उसके जो भी सहकर्मी हैं, इन लोगों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इसमें माइक्रो सिस्टम में इन्होंने बताया कि यही लोग इसमें आते हैं। दूसरी बात इन्होंने की मेसो सिस्टम की। मेसो सिस्टम में कौन आता है? तो इनमें माइक्रो सिस्टम के बीच अंतर संबंध होते हैं, जैसे जैसे परिवार और शिक्षकों के बीच या बच्चे के साथियों और परिवार के बीच किस तरह का संबंध है,
कैसे इनके विकास में ये लोग अ, ये मतलब आपस में अंतर संबंधित होते हैं। जो भी परिवार हैं, परिवार और शिक्षक हैं, इनके बीच के जो भी अंतर संबंध हैं, बच्चे हैं, उनके साथी हैं, जो इनके बीच के अंतर संबंध होते हैं, वो मेसो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तीसरी बात इन्होंने की एक्सो सिस्टम की। तो एक्सो सिस्टम क्या है? एक्सो सिस्टम, इसमें सामाजिक सेटिंग के बीच संबंध शामिल होते हैं, जिसमें बच्चा शामिल नहीं होता है। तो यहाँ से इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जो ब्रेनर महोदय ने सिद्धांत दिया था, किस सिद्धांत में बच्चा शामिल नहीं था, यानी कि जो उन्होंने 5 प्रणालियाँ दी थी, उन 5 प्रणालियों में 5 सिस्टम में किसमें बच्चा शामिल नहीं था? तो एक्सो सिस्टम में बच्चा शामिल नहीं था। जैसे घर पर एक बच्चे का अनुभव उसके माता-पिता के काम के अनुभव से प्रभावित होता है और एक माता-पिता को पदोन्नत मिल सकती है, जिसके लिए अधिक यात्रा की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप दूसरे माता-पिता के साथ में संघर्ष बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों के साथ उनकी बातचीत के पैटर्न में बदलाव होता है। आपसे यहाँ पर क्या पूछा जाता है? आपसे यहाँ पर यही पाँचों प्रणाली के नाम पूछे जाते हैं। अभी तक जो पूछा जा रहा है, यही पाँचों प्रणाली के नाम आपको ध्यान होने चाहिए कि क्या नहीं शामिल है, ठीक? क्या इसमें नहीं शामिल है जो इन्होंने ब्रेनर ने दिया था सिद्धांत, उनकी जो पंच प्रणाली है, उस पंच प्रणाली में क्या नहीं शामिल है, कौन-सा सिस्टम नहीं शामिल है। तो 5वां है मैक्रो सिस्टम। अब मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है? तो उस व्यापक संस्कृति का वर्णन करता है जो विकासशील बच्चे को प्रभावित करता है। साथ ही उनकी संस्कृतियों में अंतर्निहित माइक्रो सिस्टम और मेसो सिस्टम का भी वर्णन करता है। किसका? तो माइक्रो सिस्टम और मेसो सिस्टम का भी ये वर्णन करता है। भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, गरीबी और जातीयता के आधार पर सांस्कृतिक संदर्भ भिन्न हो सकते हैं। एक सांस्कृतिक समूह के सदस्य अक्सर एक समान पहचान और मूल्य साझा करते हैं। माइक्रो सिस्टम जो है, माइक्रो सिस्टम समय-समय पर और पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होती रहती है, ठीक? अगर हम लास्ट वाली बात करें, क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम क्या है? तो इसमें जीवन के दौरान पर्यावरणीय घटकों और बदलावों के पैटर्न के साथ-साथ बदलता सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियाँ शामिल होती हैं। किसमें? क्रोनो सिस्टम में, ठीक? तो ये दिया था, इन्होंने जो 5 सिस्टम बताए थे, इन्हीं 5 सिस्टम को आपको ध्यान रख लेना है। ऊपर से आप ये सबसे ऊपर आता है, जैसे अगर हम लगाएँ तो ये 5 नंबर का सबसे ऊपर आएगा कुछ। जैसे आपने देखा था क्या वो संज्ञानात्मक ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो आपने संज्ञानात्मक विकास देखा था, ज्ञानात्मक विकास देखा था, वो कैसे था? ऐसे ही तो था, नीचे से ऊपर की तरफ। ये भी ऐसे ही चलता है अंदर से बाहर की तरफ, ठीक? अगर आप चाहें तो एक बार इस चार्ट को वापस देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक? ये आपसे पूछा जाता है कि सबसे जो बाहर रखा गया है वो कौन-सा है, आंतरिक कौन-सा है? तो आप थोड़ा-सा चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक? बाकी हम ये आपके अधिगम के सिद्धांत में जो भी आपके सिद्धांत बच रहे हैं, उनको हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप कर लेंगे, क्योंकि कहानी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अभी हमें यहाँ पर कुछ विशिष्ट बालकों के बारे में चर्चा करनी है, टीकाकरण के बारे में चर्चा करनी है, साथ ही साथ हमें अपराधी बालकों के बारे में भी चर्चा करनी है। तो अभी हमारे 2-4 पॉइंट बच रहे हैं, तो हम इनको इसी वीक में समाप्त करेंगे। मतलब कि हम देखेंगे, अभी शायद 3 से 4 क्लासेस आपकी और होने वाली हैं। उसके बाद हम करेंगे लगातार प्रैक्टिस, 3 से 4 दिन तो हमारी प्रैक्टिस ही चलेगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना हेल्थ साइंस।
बाकी वैसे आपके पाँचों ब्रांच कवर हो चुके हैं। बस हेल्थ साइंस में थोड़ा बहुत बच रहा है, उसे भी हम देख लेंगे। तो आप में से जिन्होंने भी अभी नए-नए जॉइन हो रहे हैं, वो पीछे सब कुछ आपका प्लेलिस्ट में रखा गया है। चाहे वो आपका होम मैनेजमेंट हो, चाहे आपका एक्सटेंशन एजुकेशन हो, न्यूट्रिशन साइंस हो, टेक्सटाइल हो या फिर वो सीडी हो। ये सारे के सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सभी के थ्योरी की क्लासेस हो चुकी हैं, प्रैक्टिस हो चुकी हैं। तो अगर आप में से जिन्होंने भी अभी ये सारी क्लासेस नहीं देखी हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं। क्लासेस बहुत लंबी नहीं हैं, क्लासेस आपकी छोटी ही हैं। जो-जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वही-वही पॉइंट आपको नोट डाउन करके दिया गया है। अगर आप इन सभी के पीडीएफ चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं और ये सारे के सारे पीडीएफ एक साथ ले सकते हैं, ठीक? बाकी आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जो आपसे बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका जवाब ज़रूर दिया कीजिए, ठीक? चलिए फिर जिन्होंने भी अभी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, वो जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए आपको किसी भी तरह का कोई फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं है। रात में 9 बजे वहाँ पर होती है क्विज़, तो आप क्विज़ को सॉल्व करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।